साल 1999 स्टैनली कुब्रिक अपनी मौत से पहले अपनी फाइनल फिल्म रिलीज करता है, आइज वाइड शट। सरफेस पे ये एक साइकोलॉजिकल एरोटिक थ्रिलर थी, लेकिन डीपर लेवल पे ये फिल्म पावर के बारे में थी। हिडन पावर, एक एलीट सर्कल और उन सिस्टम्स के बारे में जो आम लोगों की नज़रों से हमेशा दूर रखे जाते हैं। फिल्म में टॉम क्रूज का कैरेक्टर एक्सीडेंटली एक सीक्रेट एलीट मीटिंग में पहुंच जाता है। वहाँ पे मास्क पहने हुए लोग म्यूज़िक के साथ कुछ रिचुअल्स कर रहे होते हैं और उनका एक रूल होता है खामोश रहने का और कभी भी सवाल ना पूछना। जब वो ज़्यादा सवाल करने लगता है तो उसे फ़ौरन वार्निंग दी जाती है, इस तरह कि उसके आसपास के लोगों की मौत होने लगती है। और शायद इसीलिए आइज वाइड शट इतनी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि फिल्म का रियल हॉरर मास्क पहने हुए लोग नहीं थे। असल हॉरर ये था कि दुनिया शायद वैसे ऑपरेट नहीं करती जैसा हम समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको उन रिचुअल्स, बोहेमियन ग्रोव या एप्स्टीन जैसे इंसिडेंट्स के बारे में नहीं बताऊंगा। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उस हिडन हायरार्की के बारे में जो असल में वक्त के साथ मजबूत करी गई और आज भी आपकी ज़िंदगी का हर पहलू उनके एक इशारे पे बदल सकता है। कुछ एलीट फाइनेंशियल और पॉलिटिकल नेटवर्क्स दुनिया के सारे मेजर सिस्टम्स पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। बैंक्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ग्लोबल पॉलिसी ग्रुप्स, हर चीज़ उनके अंडर में है। और एक आम इंसान एंटरटेनमेंट और सर्वाइवल में इतना बिजी है कि उसे स्ट्रक्चर नज़र ही नहीं आता। एग्जैक्टली इस मूवी की तरह आंखें खुली है लेकिन शऊर बंद है। चलिए टाइमलाइन फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व सिस्टम क्रिएट करती है, यानी अमेरिका का पैसा और इंटरेस्ट रेट्स दोनों कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम बनाया गया। ऑफिशियली कहा गया कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए है, लेकिन क्रिटिक्स उस वक्त भी वार्निंग देते गए कि पैसा बनाना और बैंकिंग इन्फ्लुएंस दोनों ही चीज़ धीरे धीरे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तैयार किया जा रहा है। फेडरल रिजर्व एक्ट प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के दौर में पास होता है। पावरफुल बैंकिंग नाम जैसे जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर इंटरेस्ट्स, कोन ग्लोब और वॉरबर्ग बैंकिंग फैमिलीज इस डिस्कशन का पार्ट होती हैं। 1913 के बाद फाइनेंशियल सिस्टम तेज़ी से डेट ड्रिवन स्ट्रक्चर में मूव करता है। मतलब गवर्नमेंट्स और पब्लिक धीरे धीरे लोन्स और बैंक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं। अगले कुछ डेकेड्स में दुनिया वॉर्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्रैशेस देखती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर मेजर क्राइसिस के बाद बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल हो जाते हैं। फिर आता है 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाता है और उसके बाद लाखों लोग अचानक से गरीबी और बेरोज़गारी में आ जाते हैं। हज़ारों बैंक्स फेल हो जाते हैं और 4 साल यानी 1933 तक में लगभग 1.5 करोड़ अमेरिकन्स बेरोज़गार हो चुके थे। लेकिन इसी क्राइसिस के बाद बड़े फाइनेंशियल कंसोलिडेशंस और तेज़ी से होते हैं, जहां बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर और छोटे कॉम्पिटिटर्स को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी उन्हें ख़रीद के मर्ज कर लेते हैं। लोगों में गरीबी, भुखमरी और जंग का खौफ आसान बना देता है एलीट्स के लिए इकोनॉमी को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर करना। और यहाँ एक डेंजरस पैटर्न समझ आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस बर्बादी सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब के लिए लाती है। एलीट्स और बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए ये पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता खोलती है। क्राइसिस के बाद पावरफुल लोग और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले ही 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 के बीच ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही होती है, तभी 44 एलाइड मुल्क न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स टाउन में मिलते हैं और वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IMF को कायम किया जाता है और साथ ही वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, इस मौके पर US डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाता है, यानी दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड और सेविंग्स दोनों के लिए US डॉलर इस्तेमाल करने लगते हैं। देखने में ये लगता है कि वॉर के बाद रीबिल्डिंग है, लेकिन डीपर लेवल पे वर्ल्ड फाइनेंस
तेज़ी से सेंट्रलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन रहा था। 1945 वर्ल्ड वॉर II ख़त्म होने के बाद एलीट प्राइवेट मीटिंग्स और इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क्स पूरी दुनिया भर में एक्सपैंड करते हैं। बिल्डरबर्ग ग्रुप नेदरलैंड्स, होटल डे बिल्डरबर्ग में पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिली मेंबर्स, नेटो स्ट्रेटेजिस्ट्स, बैंकर्स, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, कॉरपोरेट लीडर्स बंद दरवाज़ों के पीछे मीटिंग्स करते हैं। यानी दुनिया के पावरफुल लोग सीक्रेटली मिलकर इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करते हैं बिना पब्लिक को इन्वॉल्व किए। ना कोई प्रेस ट्रांसपेरेंसी, ना ही कोई पब्लिक वोट। पार्टिसिपेंट्स में नाम आता है डेविड रॉकफेलर, बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर, शेल, नोकिया, गूगल और कई मेजर बैंक्स के एग्जीक्यूटिव्स का भी। इनके सपोर्टर्स कहते हैं ये सिर्फ पॉलिसी डिस्कशन के लिए होता है, लेकिन सच बात तो ये है कि दुनिया का फ्यूचर यहाँ पे तय होता है वक्त ब वक्त। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्डिनरी पब्लिक को इन मीटिंग्स की डिटेल तो छोड़ें, इनके नाम तक नहीं पता होते। एग्जैक्टली लाइक आइज वाइड शट, प्राइवेट रूम्स, प्राइवेट इन्फ्लुएंस, लेकिन पब्लिक बेखबर। 1960s और 70s में मास मीडिया एक्सप्लोड करता है, टेलीविज़न हर घर में एंटर करता है और कॉरपोरेशन समझ जाती हैं कि पब्लिक को डायरेक्टली फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, उनकी ख्वाहिशात को शेप करो, उनकी अटेंशन को कंट्रोल करो और फिर वो खुद उसी चीज़ की डिमांड करेंगे जो सिस्टम चाहता है। जैसे कि सिस्टम चाहता है कि आप उसे इंटरेस्ट के पैसे दें तो वो आपको फोर्स नहीं करेगा। एड्स आपको गाड़ी का सपना दिखाएगा कि आप उसे EMI पे ले सकते हैं 8, 9, 10% इंटरेस्ट पे लोन लेकर। आप खुद वो पैसा उन कॉरपोरेशंस को देंगे अपनी मर्जी से। कंपनीज जैसे कोका कोला, मालबोरो और जनरल मोटर्स ने अरबों खर्च करना शुरू कर दिया एडवर्टीजमेंट्स पे। और फिर आती है फियर बेस्ड मार्केटिंग, यानी लोगों को डर या इनसिक्योरिटी फील करवाकर प्रोडक्ट्स बेचना। तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है तो ये लो गोरे होने वाली क्रीम, या फिर तुम्हारा फ़ोन पुराना हो गया है, ये लो नया फ़ोन। सेक्सुअलाइज एडवर्टाइजिंग होती है, अट्रैक्टिव मॉडल्स और सेक्सुअल इमेजरी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को डिज़ायरेबल बनाया जाता है, चाहे टूथपेस्ट ही क्यों ना हो। और फिर सबसे ख़तरनाक चीज़ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट साइकोलॉजी, यानी फेमस एक्टर या सिंगर का इस्तेमाल करना किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि पब्लिक उनकी तरह बनना चाहती है। और फिर 1980s में आती है एक बड़ी ही ख़तरनाक चीज़, डीरेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और बैंक्स पे रूल्स हल्का करना शुरू करती है। रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को अग्रेसिवली पुश करते हैं, जहां प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें और उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल और कम हो जाता है। और फिर आपने नाम सुना ही होगा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी का। वॉल स्ट्रीट यहाँ पर एक्सप्लोड करता है, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। लेकिन तभी 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, पर फिर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंसोलिडेट होती रहती हैं। जायंट कंपनीज एक दूसरे को ख़रीद कर और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं। फिर 1990s में ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट होता है, दुनिया का बिजनेस और ट्रेड एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होने लगता है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो कंट्रीज़ के दरमियान बिजनेस रूल्स और ट्रेड को मैनेज करेगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही साथ आती है फ्री ट्रेड पॉलिसी, जो कि सुनने में तो बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनकी असलियत कुछ और है। इसके तहत कंपनीज आसानी से दूसरी कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ और बिजनेस सेटअप कर सकती हैं और उसके बाद फैक्ट्रीज़ एशिया शिफ्ट होने लगती हैं। वहाँ चीप लेबर मिलता है और इन कंपनीज़ का ग्लोबल प्रॉफिट हैरतअंगेज़ तरीके से बढ़ता है। नाइकी, एप्पल, वॉलमार्ट जैसे कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इस स्केल तक पहुँच जाती हैं जितनी दौलत कभी बादशाहों ने भी नहीं देखी। फैक्ट्रीज़ एक कंट्री में, हेडक्वार्टर्स दूसरी कंट्री में, टैक्स स्ट्रक्चर्स तीसरी कंट्री में। लेकिन किस कीमत पर? एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इतनी ख़तरनाक थी कि चाइना में उन्हें बिल्डिंग्स के बाहर नेट लगाने पड़े थे, क्योंकि एक साल के अंदर 13 सुसाइड हुए थे प्रेशर से। और इसके बाद मुल्क की इकॉनमीज़ भी आखिरकार ग्लोबल कॉरपोरेट नेटवर्क्स पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। और फिर आता है जो आप सब ने सुना होगा,
2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी बैंक्स और हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स की वजह से दुनिया की इकॉनमी ऑलमोस्ट क्रैश हो जाती है। लीमन ब्रदर्स कोलैप्स करता है, AIG बेल आउट होता है, हाउसिंग मार्केट क्रैश करता है, नियरली 1 करोड़ अमेरिकन बेघर हो जाते हैं क्योंकि लोग अपने हाउस लोन्स चुका नहीं सके और बैंक्स ने उनके घर ले लिए। लेकिन ऐसे क्राइसिस मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए होते हैं। इसी क्राइसिस के बाद बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल हो जाते हैं। गवर्नमेंट्स ट्रिलियंस इंजेक्ट करती है बेल आउट पैकेजेस में, यानी गवर्नमेंट्स पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करती है जायंट बैंक्स और कॉरपोरेशंस को बचाने में। आम इंसान रिसेशन का सामना करता है, उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन मेजर बैंक्स और कॉरपोरेशंस सरवाइव कर जाते हैं। और इसी क्राइसिस के बाद एक कंपनी खामोशी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्फ्लुएंस गेन करती है, ब्लैक रॉक। इसका नाम आपने सुना ही होगा। ब्लैक रॉक को गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स क्राइसिस मैनेजमेंट एडवाइजरी रोल देना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म लगते हैं, लेकिन जब आप इसका माने समझेंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ें होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन कॉरपोरेशन से एडवाइस लेना स्टार्ट करती है। और उसका नतीजा क्या है? आज ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन के ऊपर के एसेट मैनेज करती है। ज़्यादातर कंट्रीज़ की GDP मिला करके इतनी नहीं होती। और इसके साथ 2 कंपनीज़ और, वैनगार्ड ग्रुप और स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन, ये बिग 3 फर्म्स कहलाने वाली दुनिया की बहुत सी जायंट कंपनीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट है और ये सबको इन्फ्लुएंस करती हैं। एनर्जी, टेक, बैंक्स, फूड प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, मीडिया, आप ऑलमोस्ट हर मेजर इंडस्ट्री को देख लें, कहीं ना कहीं ये सेम फाइनेंशियल नेटवर्क्स नज़र आ जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम इंसान को डायरेक्टली इन कंपनीज़ के नाम भी नहीं पता, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी लाइफ इन्हीं सिस्टम्स के अंदर चल रही होती है। आपका बैंक अकाउंट, आपकी पेंशन, आपका इंश्योरेंस, आपका फ़ोन नेटवर्क, आपका एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि आपका फूड सिस्टम भी, सब कुछ डीपली इंटरकनेक्टेड हो चुका है और सब इनके अंडर में है। और इसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम ने मॉडर्न दुनिया को एक अजीब शक्ल दे दी है। एक ऐसी दुनिया जहाँ कॉरपोरेशंस कभी कभी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल लगती हैं। आज कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का एनुअल रेवेन्यू कई कंट्रीज़ की इकॉनमी से ज़्यादा है। कुछ टेक कंपनीज़ अरबों लोगों का पर्सनल डेटा होल्ड करती हैं और कुछ मीडिया कॉरपोरेशंस लाखों लोगों की रोज़मर्रा की सोच को शेप करती हैं। और फिर भी एक आम इंसान को लगता है कि उसके फैसले इंडिपेंडेंट हैं, उसकी अपनी मर्ज़ी के। एग्जैक्टली लाइक आइज़ वाइट शट, जहां आप सोचते हैं कि आपके ऊपर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, जबकि सिस्टम ओपनली एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतना लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि आम इंसान कभी पूरा स्ट्रक्चर देख ही नहीं पाता। फिर मीडिया का रोल आता है। आज दुनिया की मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन कुछ ही जायंट मीडिया नेटवर्क्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सर्कुलेट होती हैं, यानी लोग दुनिया को डायरेक्टली नहीं देखते, वो फिल्टर्ड वर्जन देखते हैं। किस न्यूज़ को हाईलाइट करना है, किस इशू को इग्नोर करना है, किस टॉपिक को कॉन्स्पिरेसी कहना है और किस टॉपिक को मेन स्ट्रीम इशू बनाना है, ये सब नैरेटिव पावर का हिस्सा है। और इसी दौरान पब्लिक कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड रखी जाती है, कभी सेलिब्रिटी स्कैंडल्स में, कभी स्पोर्ट्स राइवलरीज में, कभी स्ट्रीमिंग कंटेंट में, कभी पॉलिटिकल आउटरीच में, और आजकल सबसे ज़्यादा आसान सोशल मीडिया आउटरीच, एक दूसरे को कमेंट्स में गाली देने में। एंशिएंट रोम में एक फ्रेज़ यूज़ होता था जुवेनल का, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर क्वेश्चन, यानी पब्लिक को एंटरटेनमेंट और कंफर्ट में इतना बिजी रखो कि वो कभी सवाल ही ना करें कौन है वो एलीट जो ये सिस्टम बना रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। आज सिस्टम एल्गोरिदम्स के थ्रू काम करता है। आपको वही कंटेंट दिखाया जाता है जो आपको इमोशनली रिएक्ट करवाए, ना कि इंटेलेक्चुअली, क्योंकि इमोशनल इंसान लॉजिकल इंसान से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। और मॉडर्न पावर का सबसे ताकतवर वेपन फोर्स नहीं, डिपेंडेंसी है, क्योंकि एक डिपेंडेंट इंसान चाहे सोशल मीडिया पे हो या बैंक पे कभी सवाल नहीं करेगा, वो सर्वाइवल और डिस्ट्रैक्शन में बिजी रहता है। असल पार्टी ऊपर चलती रहती है और नीचे
मासेस को सिर्फ कंट्रोल्ड रियलिटी दिखाई जाती है। एलीट नेटवर्क्स अपने फ़ायदे को प्रोटेक्ट करते हैं और ये फाइनेंशियल सिस्टम भी उन्हीं का बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को बेनिफिट करेगा जो ऑलरेडी टॉप पे होते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम को समझिए, मीडिया नैरेटिव्स को समझिए, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस को समझिए। आइज़ वाइड शट आज भी रेलेवेंट लगती है क्योंकि आखिर में फिल्म मास्क्ड रिचुअल्स के बारे में कम थी और हिडन पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा, उन एलीट्स के बारे में जो आपकी ज़िंदगी का हर पहलू कंट्रोल कर रहे हैं और आपको उनके एग्जिस्टेंस की भी खबर नहीं है, और उनके नाम आपको पता चलते हैं कभी कभार जब एप्स्टीन जैसे केसेस सामने आते हैं।